हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसी पोलराइड की सहायता से हम अध्रुवित प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश और पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश में किस प्रकार से डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं, उनमें विभेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है मेलस का नियम यानी मेलस लॉ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मेलस का नियम क्या है बताइए, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं मेलस लॉ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं मेलस लॉ यानी मेलस का नियम। देखिए गाइस, हमने क्या डिस्कस किया कि जब भी किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइड पर आपतित किया जाता है, यहाँ पर मेरे पास जैसे कोई अध्रुवित प्रकाश है जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन हर संभव दिशा में होते हैं, उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इस अध्रुवित प्रकाश को यदि हम किसी पोलराइड पर आपतित करते हैं तो क्या होता है, तो पोलराइड में से हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। और पोलराइड में से केवल वही प्रकाश आउटपुट में हमें मिलता है जिसमें विद्युत क्षेत्र की जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वो इस पोलराइड की अक्ष के समानांतर होते हैं। तो जब यह अध्रुवित प्रकाश इस पोलराइड पर आपतित होगा, इस स्थिति में इसके आउटपुट पर हमें कौन सा प्रकाश मिलेगा, वो प्रकाश मिलेगा जिसमें विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशन इसके अक्ष के समांतर होते हैं। ये नॉर्मल हमने ध्रुवण की घटना पढ़ी। लेकिन यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि इस अध्रुवित प्रकाश में जो इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो आई नॉट है। जो अध्रुवित प्रकाश है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता आई नॉट है। तो यहाँ पर हमें आउटपुट में कितनी तीव्रता मिलेगी, ये बताया था साइंटिस्ट मेलस ने। और इसी के लिए हम मेलस लॉ पढ़ेंगे। क्या बताया मैंने कि जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइड पर आपतित करते हैं तो उससे हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशन एक ही तल में होते हैं। और कौन सा प्रकाश आउटपुट होता है जिसमें वाइब्रेशन इस पोलराइड की अक्ष के समानांतर होंगे, वो प्रकाश हमें आउटपुट पर मिलता है। अब यहाँ पे अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, अध्रुवित प्रकाश की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी, इसी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मेलस का नियम पढ़ते हैं। तो मेलस का नियम बेसिकली ये कहता है कि जब भी किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइड पर आपतित किया जाता है तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है, किससे, पोलराइड से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है, वो तीव्रता पोलराइड की अक्ष और अध्रुवित प्रकाश में जो विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशन हो रहे हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश, इन दोनों के बीच बनने वाले कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। पहले अपन नियम लिख लेते हैं, उसके बाद इस नियम को एक्सप्लेन करते हैं। तो मेलस लॉ बेसिकली क्या कहता है, मेलस लॉ बेसिकली क्या कहता है इसके अनुसार किसी पोलराइड से निर्गत, किसी पोलराइड से निर्गत ध्रुवित प्रकाश कहो या सीधा प्रकाश कहो, एक ही बात है, प्रकाश की तीव्रता का मान पोलराइड की अक्ष, पोलराइड की अक्ष एवं प्रकाश सदिश। देखिए, प्रकाश सदिश बेसिकली क्या होता है, विद्युत क्षेत्र सदिश को प्रकाश सदिश भी कहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल जो भी घटनाएं होती हैं उसके लिए विद्युत चुंबकीय तरंग का केवल विद्युत क्षेत्र ही रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए उसे प्रकाश सदिश भी कहते हैं। तो किसी पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता का मान पोलराइड की अक्ष और प्रकाश सदिश के मध्य कोण की कोज्या, कोण की कोज्या यानी कि कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होती है, के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, और इसी को हम मेलस का नियम कहते हैं। तो किसी भी पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता का मान पोलराइड की अक्ष और प्रकाश सदिश के बीच कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी, इंटेंसिटी आई, वो समानुपाती होगी इस पोलराइड की अक्ष
और जो विद्युत क्षेत्र है उनके बीच की कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती। तो मान लेते हैं उनके बीच का कोण है थीटा, तो उसका कोसाइन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और इसके स्क्वायर के समानुपाती आएगा। क्लियर। जब अपन समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट को अपन कहते हैं आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास आ जाता है मेलस का नियम। किसका नियम आ जाता है, मेलस का नियम। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो आ जाएगी I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आई नॉट बेसिकली क्या है, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, नॉन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये बेसिकली मेलस का नियम है कि किसी भी पोलराइड से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो पोलराइड की अक्ष और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है उसके बीच के एंगल की कोसाइन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मेलस का नियम है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, जिसे अपन कहते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड या नॉन पोलराइज्ड लाइट। जो अद्रवित प्रकाश है उसकी अधिकतम तीव्रता यहाँ पे आई नॉट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिएगा इस, जो हमारे पास पोलराइड की अक्ष है और उस पर जब कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है तो अध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। इसका क्या मतलब है कि विद्युत क्षेत्र इस पोलराइड की अक्ष के साथ हर पॉसिबल एंगल बनाता है। कोई एक ही डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशन होते हैं तो हम थीटा की वैल्यू ले लेते सीधे, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 360 तक वेरी करती है। पूरे के पूरे यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशन हर संभव दिशा में है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश यानी कि प्रकाश सदिश और इस पोलराइड की अक्ष के बीच का एंगल वेरी करता है, बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो हम यहाँ पे कॉस थीटा, जो कॉस स्क्वायर थीटा है, उसका एवरेज मान लेते हैं। और हम क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस अध्रुवित प्रकाश में जो विद्युत क्षेत्र सदिश है उसके वाइब्रेशन हर संभव दिशा में होता है, इसलिए यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू वेरी करेगी। तो हम थीटा की वैल्यू अगर वेरी करेगी तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या लेंगे, एवरेज मान लेंगे। सिंस एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा वो होती है 1/2, तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी आ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट I इक्वल्स टू आ जाएगी I नॉट इंटू 1/2, यानी I इज इक्वल्स टू I नॉट अपॉन 2 आ जाएगी मेरे पास। तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी पोलराइड से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता आएगी वो अध्रुवित प्रकाश की अधिकतम तीव्रता की जस्ट कितनी आएगी, आधी आएगी। क्लियर गाइस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। यही बेसिकली मेलस का नियम है। अब आपके आरबीएससी की बुक में मेलस का नियम ये नहीं दे रखा है, हालांकि मेलस का नियम यही है। आरबीएससी की बुक में मेलस के नियम की कंडीशन दे रखी है जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब भी अध्रुवित प्रकाश को किसी एक सिंगल पोलराइड पर आपतित करते हैं तो उससे आउटपुट में हमें कितनी इंटेंसिटी मिलती है, उसके आउटपुट में हमेशा इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी इंटेंसिटी ही मिलेगी। ठीक है, इसी वजह से समतुल ध्रुवित प्रकाश में आंखों में चकाचौंध उत्पन्न नहीं होती है। तो अध्रुवित प्रकाश की मैक्सिमम इंटेंसिटी I नॉट है, तो सिंगल पोलराइड से निर्गत प्रकाश की इंटेंसिटी I नॉट अपॉन 2 आएगी। यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू इसलिए ली है क्योंकि अध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के जो वाइब्रेशन है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू भी वेरी करेगी। अगर थीटा की वैल्यू वेरी करिए तो हमें उसकी एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज मान 1/2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट आएगी I नॉट अपॉन 2। अब आपके बुक में मेलस का नियम ये नहीं दे रखा है, उसकी स्पेशल कंडीशन को मेलस का नियम बताया गया, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम मेलस के लॉ की स्पेशल कंडीशन भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर मान लेते हैं कि किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी सिंगल पोलराइड पर आपतित करते हैं तो इस पोलराइड को हम पोलराइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलराइजर। और इसके आगे एक पोलराइड में और रख दूं, मान लेते हैं मैंने एक पोलराइड और रखा इस तरह से,
एक पोलराइड बनाया और रख दिया। तो पहला पोलराइजर जो है, पहला जो पोलराइड है उसे पोलराइजर कहते हैं और दूसरे को एनालाइजर कहते हैं। ठीक है, अब अगर इस पोलराइजर और इस एनालाइजर के अक्षों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। कितना एंगल है? थीटा। तो इस स्थिति में जो एनालाइजर है उससे आउटपुट प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो समझिएगा, किसी अध्रुवित प्रकाश को जब सिंगल पोलराइड पर आपतित किया जाता है तो यहाँ पर जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी, मान लेते हैं वो I1 है, और अपन ने अभी पढ़ा था कि जब भी किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी सिंगल पोलराइड पर आपतित करते हैं तो इंटेंसिटी, इस मैक्सिमम इंटेंसिटी की कितनी मिलेगी? आधी मिलेगी, यानी I0/2 मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी? I0/2। वो वाइब्रेशन इसमें से बाहर निकलेंगे जो इस पोलराइजर की अक्ष के समांतर हो रहे हैं। अब इसके आगे एक एनालाइजर और रख देते हैं और पोलराइड और एनालाइजर के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो इस एनालाइजर से हमें जो आउटपुट प्रकाश की तीव्रता होगी वो किससे दी जाएगी? अगेन मेलस के नियम से ही दी जाएगी। और मेलस का नियम ये कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करती है cos स्क्वायर थीटा के। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है? पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल थीटा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? I2 इज इक्वल टू आ जाएगी, जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट लगता है जो होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, और यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है कितनी? I1 के बराबर है। तो ये आ जाएगा I1 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? यानी कि एनालाइजर से आउटपुट प्रकाश की तीव्रता जो आएगी I2 वो आ जाएगी I1 cos स्क्वायर थीटा। और I1 का मान मेरे पास कितना दे रखा है? I1 का मान मेरे पास दे रखा है I0/2। तो ये आ जाएगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? आपके बुक में मेलस का नियम ये दे रखा है कि जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी एक पोलराइजर और एनालाइजर से होकर गुजारते हैं जिनकी अक्ष के बीच का एंगल थीटा दे रखा हो, तो एनालाइजर से आउटपुट प्रकाश की जो तीव्रता है वो इस पोलराइजर और एनालाइजर के अक्षों के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। ये आपकी बुक में मेलस का नियम दे रखा है। ठीक है, तो हमने वही पढ़ा कि इन दोनों से आउटपुट प्रकाश की जो तीव्रता है दोनों की अक्ष के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह I1 आएगा, और I1 क्या है? यहाँ पे उपस्थित मैक्सिमम इंटेंसिटी, और यहाँ पे उपस्थित मैक्सिमम इंटेंसिटी अध्रुवित प्रकाश की मैक्सिमम इंटेंसिटी की हाफ होगी। क्लियर गाइस? तो ये आपकी बुक में मेलस का लॉ दे रखा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड देन अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। अब इसकी दो सिचुएशन, पॉसिबल सिचुएशन हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी? देखिए, दो पॉसिबल सिचुएशन में पहली हम बात करते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मान लेते हैं कि थीटा का मान 0 है। कहने का मतलब कि दोनों पोलराइड की जो अक्ष है वो एक दूसरे के संपाती हो या एक दूसरे के समानांतर हो। पहला पोलराइड जो मैंने रखा है इस तरह का, तो इसकी अक्ष इस प्रकार से हो और दूसरे पोलराइड की अक्ष भी इसी प्रकार से हो। ठीक है, जब दोनों अक्षों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, उस स्थिति में यहाँ पर आउटपुट प्रकाश की जो तीव्रता आएगी I2 वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी I0/2 और cos स्क्वायर 0, क्योंकि एंगल 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट I2 बराबर आ जाएगा I0/2। यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब अध्रुवित प्रकाश जिसकी इंटेंसिटी I0 थी सिंगल पोलराइड पर आपतित होगा तो यहाँ इंटेंसिटी I1 किसके बराबर आती है? I0/2 के, और यहाँ पर भी इंटेंसिटी कितनी आएगी? I0/2। यानी जब दो पोलराइड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, उनकी अक्षों के बीच का एंगल, तो यहाँ पर जितनी इंटेंसिटी होगी यहाँ पर भी उतनी ही इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट होगी। ये पहली सिचुएशन थी। सेकंड सिचुएशन की अपन बात कर लेते हैं। मैं यहाँ बना देता हूँ सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में हम मानते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि दोनों पोलराइड की अक्षों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो। यानी पहला पोलराइड अगर कुछ इस प्रकार का रखा हो और दूसरा पोलराइड इस प्रकार से रखा हो, ठीक है, तो इनकी अक्षों के बीच का एंगल 90, एक अक्ष इस प्रकार से एक अक्ष इस प्रकार से है। तो यहाँ आउटपुट प्रकाश की जो तीव्रता आएगी I2 वो किसके बराबर आएगी? वो आएगी I0/2 और cos स्क्वायर 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर है? इस पर कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है हमने मानी है? I0। तो यहाँ सिंगल पोलराइड से निकलने के बाद इंटेंसिटी कितनी होती है? I0/2, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 0। यानी कि अगर
दोनों पॉलराइड की अक्ष एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ जितनी इंटेंसिटी मिलेगी लाइट की, यहाँ पर भी उतनी ही मिलेगी। दोनों एक दूसरे के लंबवत हो पॉलराइड, तो यहाँ तो इंटेंसिटी I0/2 आएगी, लेकिन यहाँ इंटेंसिटी कितनी आएगी, 0। मतलब यहाँ तीव्रता 0 होने का मतलब अंधेरा दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये आपके मेलिस का नियम हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। राइट, हम इस पे एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, तो इस पूरे को रफ कर देते हैं और हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप आपको मेलिस का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जो मेलिस का नियम बताया वो एक्यूरेट है। आपकी बुक में इसकी कंडीशन दे रखी है, तो वो भी मैंने आपको बता दी। हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन मेलिस लॉ। चलिए, इजी वाला न्यूमेरिकल ही है, कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि दो पॉलराइड इस प्रकार अभिविन्यासित हैं कि उनके तल आपतित प्रकाश के लंबवत है और उनके संचरण अक्ष परस्पर 30 डिग्री के कोण पर है। यानी दो पॉलराइड है, क्वेश्चन में दो पॉलराइड दे रखे हैं इस प्रकार से, और दोनों के अक्षों के बीच का एंगल हमें दे रखा है थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपतित अध्रुवित प्रकाश का पारगमित होने वाला अंश कितना होगा। और इस पे कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो मान लेते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है, I0। जब भी अध्रुवित प्रकाश पहले पॉलराइड पर आपतित होगा तो हमेशा इंटेंसिटी आधी मिलेगी हमें, I0/2। और यहाँ पे हमें कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, इंटेंसिटी डिपेंड करती है cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? सो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, मेलिस का लॉ कहता है कि आउटपुट प्रकाश की जो तीव्रता है I2 वो दोनों पॉलराइड की अक्ष के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होगा। यानी I2 समानुपाती cos स्क्वायर थीटा। I2 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, समानुपाती चिन्ह हटाने पर I1 cos स्क्वायर थीटा। I1 का मान हमें पता है, I1 कितना है, अधिकतम तीव्रता का आधा, तो आ जाएगा I0/2 cos स्क्वायर, और थीटा कितना दे रखा है 30, तो यहाँ पे रख दिया 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो यहाँ लिख देंगे √3/2 और इसका होल स्क्वायर। इंटेंसिटी I2 इज इक्वल टू I0 √3 से ये आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2 और इंटू 4, ये आ जाएगा I2 इज इक्वल टू 3/8 I0। यानी जब भी दो पॉलराइड की अक्षों के बीच का एंगल अगर 30 डिग्री हो और उस पर अपन अध्रुवित प्रकाश आपतित करें तो आउटपुट में अधिकतम इंटेंसिटी की 3/8 गुनी इंटेंसिटी हमें प्राप्त होगी। क्लियर है? तो वेरी इजी न्यूमेरिकल था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसको रफ कर देते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए, एक जो अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ लेते हैं। किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसके ध्रुवण कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण का मान दे रखा है थीटा सी बराबर 45 डिग्री, तो उसके ध्रुवण कोण का मान हमें ज्ञात करना है। थीटा सी का मतलब है क्रांतिक कोण। हमें क्रांतिक कोण की वैल्यू दे रखी हो और हमें ध्रुवण कोण पूछा हो, तो इस स्थिति में हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण दे के ध्रुवण कोण पूछना है या ध्रुवण दे के क्रांतिक कोण पूछना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण हम किस में पढ़ते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन के केस में पढ़ते हैं। जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्रांतिक कोण पर अगर आपतन कोण का मान हो, उस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो समझिए, मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला माध्यम विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है n1 और नीचे वाला माध्यम सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है n2। कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण का मान हमेशा 90 डिग्री के बराबर आएगा। बढ़ाए अपन, तो यहाँ स्नेल का नियम लगा देते हैं। स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, आई की जगह कितना है आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर, अपॉन साइन आर की जगह कितना 90 डिग्री बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यह आ जाएगा n1/n2। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा आई सी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यह आ जाएगा 1। इसको अपन लिख सकते हैं 1/n2/n1 यानी 1/n2 1।
तो यहाँ से n/1 अगर इधर आएगा साइन थीटा आई सी वहाँ चला जाएगा, n/1 बराबर 1 साइन थीटा आई सी। तो यहाँ से n/1 बराबर 1 साइन थीटा आई सी, यानी क्रांति कोण का मान कितना देखा है 45 डिग्री। तो यहाँ से क्रांति कोण का मान 45 डिग्री। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो √2 क्या आ जाएगा ऊपर, यानी अपवर्तनांक आ जाएगा √2 के बराबर, यानी 1.414 के बराबर। ये हमने क्रांति कोण से क्या निकाल लिया, पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल लिया। अब हमें ज्ञात करना है ध्रुवण कोण। तो ध्रुवण कोण ज्ञात करने के लिए हम ब्रूस्टर का नियम लगाएंगे। तो ब्रूस्टर का नियम ब्रूस्टर का नियम ये कहता है कि ध्रुवण कोण की टेंजेंट का जो मान है tan IP या tan थीटा P वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यह आ जाएगा tan थीटा IP बराबर अपवर्तनांक का मान कितना आ गया √2। तो थीटा IP निकालने के लिए यहाँ पे आ जाएगा tan ऑफ इनवर्स √2। हालांकि आपका आंसर यहाँ तक लिखो तो भी करेक्ट है, इससे ज़्यादा वो आगे पूछेगा भी नहीं। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू पूछे या दे रखी हो तो आप इसकी वैल्यू रख भी सकते हो। tan इनवर्स √2 का जो मान आता है वो अप्रॉक्सीमेट 54 डिग्री के आसपास आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ध्रुवण कोण दे रखा, क्रांति कोण दे रखा था और से हमने ध्रुवण कोण निकाला। क्या क्या, सबसे पहले क्रांति कोण से हमने पदार्थ का अपवर्तनांक निकाला और फिर ब्रूस्टर के नियम में इसकी वैल्यू पुटअप करी, तो हमें ध्रुवण कोण की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपने फिर काम में कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, चलिए, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। इसी के साथ आपका एक चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब इसमें कोई भी टॉपिक रह नहीं जाता है। हो सका तो इस पर एक वीडियो लेक्चर में और अपलोड करूंगा इस चैप्टर पे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।